हाय, मैं हूं सुजीत कुमार। आप देख रहे हैं स्टार स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में भली भांति आपको पता ही होगा। हमारे वीडियो अब पहले ही अपलोड है इस पर, जो प्रथम विद्युत के नाम पर है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक उससे हटके या उसके बाद के काल को हम बता सकते हैं। जैसे कि वुडरो विल्सन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार से अपना कार्यकाल और अपना भूमिका निभाया, है ना। और हम बात कर सकते हैं इसमें कि पेरिस शांति सम्मेलन में इसकी क्या क्या प्रमुख बातें, 14 सूत्री जो नियम बनाया था वुडरो विल्सन, है ना, उसकी तमाम महत्वपूर्ण बातें को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम आज बताने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आप लोगों को पता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वुडरो विल्सन की जीवन काल में हमने कि वह चाहता क्या था, है ना। किसी का महत्वाकांक्षा आप समझते हैं ना, तो महत्वाकांक्षा क्या था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसका पेरिस शांति सम्मेलन बुलाना कितनी महत्वपूर्ण थी, क्या जरूरी थी पेरिस शांति सम्मेलन करना, क्या चाहता था वुडरो विल्सन। तो इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन क्यों हुआ, राष्ट्रसंघ का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता क्यों है, कैसे हो गया, इसमें क्या कमी रह गई थी, है ना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि हम बात करेंगे पहले वुडरो विल्सन की। दोस्तों, वुडरो विल्सन एक ऐसे राष्ट्रपति थे अमेरिका के जो वहां के प्रत्येक लोग उसको बहुत ही ज्यादा चाहते थे। वह स्थायी शांति चिरकाल में कि लंबे अर्षों तक शांति बना रहे, ऐसे ऐसे नियम बनाते थे, राइट। तो शांति व्यवस्था स्थापित करने पूरा इंटरनेशनल में, है ना, इंटरनेशनल में वह शांति, पीस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कहा जाता है इसको, ठीक है। तो उन्हें शांति के लिए माना जाता है कि राष्ट्रपति ऐसे थे कि पूरा दुनिया को शांति रूप में देखना चाहते थे। वह कभी नहीं चाहते थे कि किसी पर हमला कोई देश करे, कि न करना चाहता था न करने देता था। इतना बड़ा उन्हें किसकी सिद्धांत था। तो आइए जानते हैं कि ये पेरिस शांति सम्मेलन में 14 सूत्री नियम को किस प्रकार से बताया और क्या क्या बताया। तुमने देखा यहाँ पर कि राष्ट्रपति जो है हमारे वुडरो विल्सन, वह स्थायी शांति व्यवस्था करने के लिए लोगों के दिलों में अपना चरित्र बनाया हुआ था, स्थापित किया था कि अस्थायी व्यवस्था किस प्रकार से रहा जा सकता है, रख सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। युद्ध जो हुआ है, फिर मैंने कि कभी गुप्त संधियां ना हो छोटे देशों के बीच में, कभी किसी देश में फूट ना हो। निशस्त्रीकरण को करने के लिए मैंने कि ज्यादा जोर दिया था कि कोई शस्त्रीकरण नहीं बनाएगा, कोई बमबार नहीं बनाएगा, कोई विस्फोटक नहीं बनाएगा, है ना। अंदर अंदर से सब कुछ इस प्रकार सारी चीजों को वह देखता था। तो शुरुआत करते हैं यहां से कि राष्ट्रसंघ की स्थापना वुडरो विल्सन के ही देन है, जो स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूएनओ, है ना, कि जो था राष्ट्रसंघ की बैठक वही किया था, मैंने कि संगठन जो था बनाया वही था, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि क्यों जरूरी था, यह जरूरी था या नहीं था, कितना जरूरी था राष्ट्रसंघ की गठन। तो दोस्तों, राष्ट्रसंघ के गठन बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हम देखते हैं कि 1918 से पहले देखते हैं तो कोई भी देश में अगर लड़ाई होता था तो किसी ना किसी को मैंने कि अपमान करते हैं ना, कह रहे यार वो तो छोटा देश है, तो किसी पर मैंने कि अरे यार छोटा देश है तो किसी पर हमला थोड़ी कर देगा जी, अपना देश जी रहा है जीने तो। लेकिन नहीं, वो छोटा है, वो नहीं, उसके पास युद्ध सामग्री नहीं है, सैनिक कम है, तो उसको मार कर हड़प लो, जब तो छीन लो। ये कहाँ का नियम हो गया। तो इस प्रकार से नियम मैंने कि वहां पर चल रहा था। तो देखता था कि सभी लोग का भागीदारी हो इसमें, और जनता के लिए मैंने कि विशेष फोकस दिया गया कि जनता को किस प्रकार से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो जनता का अधिकार मिल जाए अपने जीवन को खुल के जीने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से वह जीवन को, लोगों के जीवन को समझा, इंटरनेशनल लेवल पर शांति किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है उसको समझा, और युद्ध काल फिर से दोबारा ना हो, मैंने कि इतना भयानक युद्ध हो चुका था, जो सभी युद्धों की मां कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध को, राइट। तो सभी युद्धों की मां कहा जाता है क्योंकि इससे पहले वह कभी युद्ध इस प्रकार से इतनी भयानक मात्रा में, इतनी ज्यादा संख्या में मारपीट लूटकाट और नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए युद्धों की मां कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध को, राइट, जो 1914 से 1918 तक चला था। और 1919 में हमारा पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया था वुडरो विल्सन की राष्ट्रपतिता में, अध्यक्षता में, ठीक है। तो मैंने प्रमुख मैंने कि मुख्य आए थे हमारे वुडरो विल्सन। इसमें बहुत सारे मैंने कि फ्रांस का और ब्रिटेन का, ये सब मैंने कि मुख्य वहां राष्ट्रपति आए हुए थे, प्रेसिडेंट हो गया।
तो वहां पर देखते हैं दोस्तों कि इसका एक मुख्य आधार था, वो लोगों को करना क्या चाहता था, देखना क्या चाहता था, उसके सिद्धांतों को आप जानिएगा। इससे ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि वह लोगों के बीच में किस प्रकार से मनोभावना, इसकी वृत्ति बना हुआ था। ठीक है, वुडरो विल्सन का। तो वुडरो विल्सन भविष्य में युद्ध ना हो ऐसी स्थिति बनाना चाहता था। ऐसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का अपने की स्थापना करना चाहता था, जैसे एक राष्ट्रसंघ बना जो 10 साल तक चला। हम सब पता है, एक दशक तक चला 1929 से। 1929 के बाद फिर वह मंचूरिया में हमला कर देता है, जापान वगैरह, तो फिर धीरे धीरे राष्ट्रसंघ की मान्यता में की खत्म हो जाती है ना। तो चलता है, बहुत दिन तक चलता है। 10 साल तक का मैं क्या किसी देश को मैंने तुरंत शांत करना, उसको फिर दंड देना जर्मनी को, तो इस प्रकार से मैंने उसका काम था वहां पर। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना था 1919 में ही किया गया था। जो 1929 तक आते थे उसका खत्म हो जाता है। दोस्तों यह वुडरो विल्सन जो है वो एक और बात और कहा था लोगों के लिए कि विश्व में शांति स्थापना करना चाहते हैं, शांति की स्थापना उसी स्थिति में संभव है, उसी स्थिति में संभव है जहां पर और जब जनता की माने की अधिकार उसकी इच्छाओं को, उसके अधिकार, उसकी इच्छाओं को सम्मान दिया जाए और किया जाए। ठीक है, उसके अधिकारों को, उसकी इच्छाओं को समझा जाएगा। ये करना क्या चाहते हैं जनता, ये जनता चाहते क्या है अपने प्रेसिडेंट से, अपने लोग, अपने देश से क्या चाहते हैं। ये तो उसकी इच्छाओं को, भावनाओं को समझेंगे नहीं तब तक वहां की शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है। बात आ रही समझ में? तो ये बात आप नोट करके रख लीजिएगा। इसके लिए क्या किया, इस कार्य के लिए ही मैंने क्या किया कि आत्मनिर्णय बनाया गया है ना। आत्मनिर्णय अधिकार प्रदान किया गया कि लोगों को आत्मनिर्भर कर दिया जाए कि अब खुल के अपनी जिंदगी जिए, जो करना चाहते हैं, व्यवसाय करे, खेती करे, पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन कोई भी क्षेत्र में जा सकते हैं, लॉयर, पुलिस में। तो देश में सभी का अधिकार दे दिया गया कि अब जो चाहे छूट के लोग अपना काम करें। तो देखते हैं कि बेरोजगारी की संख्या बढ़ गया था। धीरे धीरे क्या करते हैं लोग अपने देश को सुधारने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में फिर से धीरे धीरे आप काम पकड़ना शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसका ये फोकस था कि लोगों के बीच में किस प्रकार से शांति व्यवस्था स्थापित किया जाए। राइट, अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन की प्रमुख बातें, जो इस प्रकार से हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन कितना इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन में गठन किस प्रकार से हुआ। तो पेरिस शांति सम्मेलन का शुरुआत कहां से होता है, इसके हम पृष्ठभूमि से जानते हैं। ठीक है, तो पृष्ठभूमि हम जानते हैं यहाँ से दोस्तों कि विश्व युद्ध 1918 में शांत होता है, मैंने कि खत्म होता है, तो बात सबको पता होगा। तो उसके बाद यह संगठन 18 जनवरी 1919 को यह बनाया गया था, मैंने कि सम्मेलन बुलाया गया था। कहाँ पर? वर्साय के, ठीक है, वर्साय में बुलाया गया था। तो एक बात और नोट कीजिएगा इसमें दोस्तों कि जर्मनी के सम्राट मैंने कि युद्ध विराम कैसे हुआ, ये बात तो जानना जरूरी है ना कि युद्ध विराम अचानक थोड़ा हो जाता कैसे भी। तो युद्ध विराम हुआ कैसे? तो युद्ध विराम ऐसे हुआ कि कैसर विलियम द्वितीय जो था वो देखा कि मित्र राष्ट्र इतनी पावरफुल है, उसके विपरीत समस्याओं को देख करके बाप रे बाप मेरे पूरा तो जाने से मार देगा। तो वहां से क्या करता है, वो भाग जाता है ना। जर्मनी का राष्ट्रपति क्या होता है कि पूरा देश छोड़ के भाग जाता है। कहाँ भागता है? हॉलैंड भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि होहन जो वहां राजवंश था है ना, वह था होहन जोल्ले। ठीक है, होहन जलने जो था राजवंश उसका पूरा तरह से लोप हो जाता है, मैंने कि वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वहां पर साम्राज्यवादी सरकार का उदय होता है। वह आता है तुरंत बोलता है कि हमको हाथ जोड़ता है कि चच्चा हमारा छोड़ दे हो, अब हमारा अपने कुछ न कहो, तो हमारा आप माफ कर दीजिए वगैरह सब। मैंने किया क्या करता है कि अब उसी तरह से मैंने उसको माफी मांग लेता है, आत्मसमर्पण कर देता है। तो मित्र सही तो चाहता था कि आत्मसमर्पण करे, जब भी करे आत्मसमर्पण कर दे जर्मनी, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम बिना मतलब का गोली बारूद खाए खत्म करेंगे। तो आत्मसमर्पण जर्मनी कर देता है। ठीक है, कब करता है? 11 नवंबर को करता है। तो यही दोस्तों यहाँ नोट कीजिएगा कि 11 नवंबर 1918 को है ना, यह युद्ध पूरी तरह से शांत हो जाता है। जर्मनी जब माफी मांग लेता है, आत्मसमर्पण कर देता है, तो क्या होता है, युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दिया जाता है। ठीक है, हाई बात समझ में यहाँ तक। कैसर विलियम द्वितीय भाग जाता है हॉलैंड। उसके बाद यहाँ पर आता है कि जर्मनी का जो साम्राज्यवाद बैठता है शासक, वो फिर माफी मांग लेता है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों वहां पर यह हुआ कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये निकल के आया। समस्या पर एक बात और जान लीजिए कि जर्मनी को जब आत्मसमर्पण किया तो माफी एक शर्त पर दिया जाने लगा उसको, मैंने कि जब गिर रहा है लोग तो उसको और गिराओ। तो गिराव कैसे? उसको यह भी कहा गया कि तुम्हारे पास जितना सारा बम बारूद है, गोला बारूद, नाविक वगैरह, जहाज वगैरह, सब 14 दिन के अंदर मित्र राष्ट्रों को समर्पित करो, नहीं तो
पूरे जर्मनी को नक्शे से नाबूद कर दूंगा, मतलब कि हटा देंगे। तो इस प्रकार से धमकी दिया गया। तो जर्मनी बाप रे बाप ऑर्डर आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है सरकार जैसी आपकी मर्जी, हम तो जमा कर देंगे, जो है हम सब कुछ जमा कर देंगे, हम अब कुछ नहीं रखेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। जैसे होता है ना कि कोई मुजरिम अगर सजा काटने के लिए तैयार हो तो उसको इतना दर्द दिया जाए कि अभी ना के हाँ 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 करते करते उसको पूरा निशस्त्रीकरण बना करके उसका सारा जितना था बम बारूद गोली वगैरह सैनिक वगैरह सब कुछ छीन लिया गया और मित्र राष्ट्रों को जमा कर दिया गया, है ना। तो उसका ये बात यहाँ पर जर्मनी का पूरी तरह से कि निशस्त्रीकरण बना के छोड़ा, ठीक है। यहाँ पर आई समझ में। अब बात दोस्तों यहाँ पर एक बार नोट कीजिएगा कि 14 दिनों के अंदर सारा कुछ तो जमा कर देता है। अब युद्ध समाप्त हो जाता है। अब बात सबसे पहले यहाँ पर यह निकल के आती है कि दोस्तों युद्ध तो मित्र राष्ट्र जो जीत गया तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाएगा ना, जो देश जो भी प्रदेश को जीता है उसको कहीं ना कहीं तो ठिकाना लगाएगा। अब उस क्या किया, सबसे बड़ी समस्या उसके सामने निकल कर आने लगी कि लोगों को किस प्रकार से अब शांत किया जाए, उसको किस प्रकार से जो मान्यता है किसी भाषाई राज पर किसी देश पर अलग चाहता है कि नहीं हम जर्मनी में नहीं रहेंगे, अलग देश बना दीजिए, हम बोस्निया में नहीं रहेंगे, अलग देश बना दीजिए, है ना, सर्बिया अलग कर दीजिए। तो इस प्रकार समस्या मैंने बहुत ज्यादा उग्र हो गया, मतलब तेज हो गया, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या, एक बार और नोट कीजिएगा कि समस्याएं किस प्रकार से सामने आने लगी। तो क्या हुआ दोस्तों कि युद्ध में, है ना, युद्ध के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे देश जो थे एक दूसरे से मैंने की संधियां बना कर रखी थी कि अगर हम जीतते हैं तो तुमको ये प्रदेश तुमको लौटा देंगे, तुम जीतोगे तो तुम मुझे एक प्रदेश देना। तो इस प्रकार जो संधियां गुप्त संधियां बनी रखी थी उसको खत्म करना, उसको शांत करना और उसको पूरी समस्याओं को अंत कर देना कि कोई किसी को नहीं मिलेगा, जो मिलेगा हम देंगे, है ना। गुप्त संधियां अब नहीं चलेगा, गुप्त संधियां का पावर खत्म हो गया क्योंकि अब धृतराष्ट्र खत्म हो चुका था। तो हम लोग सबको पता है कि जो युद्ध हुआ था दो ही गुटों में हुआ था, मित्र राष्ट्र और धृतराष्ट्र, ठीक है। धृतराष्ट्र में कौन था महत्वपूर्ण, जर्मनी, और मित्र राष्ट्र में कौन था, फ्रांस ब्रिटेन था, है ना। उसमें अमेरिका भी आता है, नवंबर 1917 में आता है ना। चल ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी समस्या क्या था उसके समय, उस समय समस्या इस प्रकार से दोस्तों कि पराजित देशों के साथ, है ना, पराजित देशों के साथ संपन्न होने वाली संधियों को किस प्रकार से रूपरेखा तैयार किया जाए कि उनकी समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। क्योंकि वह समस्याएं उसका अलग था, वह मित्र राष्ट्रों के प्रति दुश्मनी बनाए रखा था, तो उसकी समस्या तो अलग होगा ना, उसका मांग अलग होगा, है ना। तो उसकी समस्याओं को शांत करना ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या उसके सामने आ गए थे मित्र राष्ट्रों के बीच में कि उसको कैसे शांत किया जाए। युद्ध तो खत्म हो गया लेकिन मांग जो था उसको किस प्रकार से शांत किया जाए। और थर्ड पॉइंट तो जो दोस्तों है यहाँ पर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वह यह नोट कीजिएगा कि भविष्य में, है ना, भविष्य में युद्ध कभी ना हो, भविष्य में युद्ध कभी ना हो, इसको लेकर के व्यवस्था और प्रबंध किया जा रहा था कि युद्ध कैसे ना हो, क्या हम कदम अभी कर सकते हैं, क्या हम संगठन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहीं पर मैंने कि मित्र राष्ट्रों ने मिल करके क्या हुआ कि राष्ट्र संघ का गठन किया कि एक संगठन बनाते हैं जो सबका बाप रहेगा, बाप मतलब कि अमेरिका रहेगा, और अमेरिका ही सबका क्या पूरा देश को संभालेगा, है ना। यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, कोई भी महादेश हो, हर महादेश में अमेरिका का नजर रहेगा, ठीक है। तो राष्ट्र संघ गठन हो जाता है, वही न्यायालय करेगा, वही दंड देगा, सब कुछ वही करेगा, वही देख रेख करेगा। कोई देश गरीब है तो उसको अमीर कैसे बनाना है, पैसा वही देगा, तो अमेरिका पर सारा कुछ राष्ट्र संघ में दे दिया गया, राइट। अब बात आती समझ में यहाँ पर दोस्तों, फोर्थ पॉइंट था वह था मित्र राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति, है ना, मित्र राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति कि कितना मित्र राष्ट्रों का नुकसान हुआ है ना। और दोस्तों अब 5 पॉइंट था यहाँ पर कि सबसे पहले पता लगाना था कि नुकसान कितना हुआ है ना, युद्ध के दौरान कितना ज्यादा मात्रा में मनी का, सैनिक का, वस्तुओं का, बम बारूद विस्फोट का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना, किससे, धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र मतलब जर्मनी से, क्योंकि जो मुखिया होता है उसी को कुटाई होता है ना, जो मुखिया होता है उसी को कुटाई होता है ना। तो मुखिया कौन था, जर्मनी था, तो जर्मनी से सारा कुछ छीना जा रहा था और पैसा उसी से दंड के रूप में सारा हर जना उसी से लिया जा रहा था प्रथम विश्व युद्ध का। वो भी शक्तिशाली देश था दोस्तों, तो पता होगा बिस्मार्क वहीं क्या रहने वाले थे ना, ठीक है। हाँ दोस्तों वहां पर नोट कीजिएगा कि इसमें एक और पॉइंट था काल में किसी समस्या क्या था वहां पर कि अस्थाई शांति सम्मेलन में एक बात किया गया था कि अस्थाई शांति स्थापित करना। अस्थाई माने कि पूरी तरह से स्थानीय रूप से देखा जाए कि पूरा देश में, पूरा इंटरनेशनल लेवल पर शांति, है ना, किस प्रकार से बनाया जा रखा सकता है, इसको लेकर के सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए क्या किया गया, राष्ट्र संघ का गठन किया गया।
जो बार बार हम उल्लेख कर रहे हैं कि राष्ट्रसंघ कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रसंघ जो 10 सालों तक, जो 1939 तक चलता है, लेकिन उसका जो पालन करता है सभी देश, और 1929 से 1929 तक कहीं करता है, 1 दशक करता है 10 साल तक, ठीक है, 10 साल मैंने कि 1 दशक, ठीक है, 1 डेकेड। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वहां पर ऐसा समस्याएं निकल के आ रही थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि पेरिस शांति सम्मेलन का शुरुआत कैसे होता है, ठीक है, नोट कीजिए यहां पर। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कि पेरिस शांति सम्मेलन का शुरुआत कैसे होती है। दोस्तों सबसे पहले बात नोट कर लीजिएगा कि पेरिस शांति सम्मेलन जो है 18 जनवरी 1919 ईस्वी को शुरू होती है, कि बैठक शुरुआत हो जाती है, राइट। तो दोस्तों यह डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यह जनवरी जो है 18 जनवरी को ही 1871 ईस्वी में, है ना, 1871 ईस्वी में जर्मनी द्वारा क्या हुआ था कि वर्षाई में ही अपना वर्षगांठ शुरुआत की। तो वर्ष का पहला मैंने कि जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वह 18 जनवरी 1871 ईस्वी में किया गया था। तो उसी के बदले में फ्रांस ने बदला लिया, क्योंकि 48 वर्ष पीछे जाते हैं 1871 में। उस समय क्या किया था, जब वो अपने वर्षगांठ मना रहा था तो फ्रांस को नहीं बुलाया था, है ना, फ्रांस को नहीं बुलाया गया था। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति क्लेमेंसो ने क्या किया कि उसी के वर्षगांठ के रूप में क्या किया कि अपना पेरिस शांति सम्मेलन को बुलाया गया था, राइट। बात आई समझ में। तो 18 जनवरी 1919 ईस्वी कितना इंपॉर्टेंट है, अब बात समझ में आ गया होगा, राइट। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जर्मनी क्या था कि किस प्रकार से बदला लिया था, उसका बदला फिर फ्रांस ले लिया, राइट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, या प्रथम विश्व युद्ध में भी लिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर एक बात और कीजिएगा कि अनेक देश, है ना, अनेक देश के प्रतिनिधियों, सलाहकारों और वहां के राष्ट्रपति, सदस्य, कूटनीतिज्ञ और सहायक और संवाददाता, प्रत्येक देशों से इंटरनेशनल लेवल में जितने सारे बड़े नेता थे, कलाकार थे, है ना, संवाददाता थे, कूटनीतिज्ञ थे, तो उस समय सारे लोग यहाँ पर कहां पर बता रहे थे, वर्षाई में बता रहे थे। वर्षाई में मैंने कि पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था, वहां पर आए थे। तो मैंने कि सबसे बड़ी पहली बार विश्व में इतनी सारी बड़े नेताओं की एकजुटता हुई थी, वो भी पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में 18 जनवरी को, ठीक है। तो बड़े मंच पर मैंने कि मुद्दा लिया जा रहा था कि पूरे देश में किस प्रकार से शांति व्यवस्था अपनाया जा सके, ठीक है। तो एक बात और क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि फ्रांस के राष्ट्रपति क्लेमेंसो की अध्यक्षता में, या जो था जो शुरुआती किया था सम्मेलन का, तो उसी की अध्यक्षता में वही मैंने कि अध्यक्ष थे, और उसी के नेतृत्व में किया गया कि चलो आप इस सम्मेलन को आयोजित करते हैं, आप अपनी अपनी बातें आप रख सकते हैं कि युद्ध खत्म हो चुकी है, अब युद्ध की शांति व्यवस्था किस प्रकार से बनाया जा सकता है, रखा जा सकता है, पूरे देश को खुशहाल रखा जा सकता है, उसी प्रकार से मैंने क्या बात आगे छेड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा कि सम्मेलन तो बुलाया गया, सब लोग आ गए, बैठक हो गया। अब क्या हो रहा था कि इसका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था, बहुत दिनों तक बैठक चल ही रहा है। जनवरी से शुरुआत हुआ है तो मार्च चला गया, है ना, 19 मार्च तक आ गया तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, है ना। तो शुरुआत करते हैं कि मैंने कि सम्मेलन में क्या हुआ कि समझौते और इसका निर्णय किस प्रकार से इसकी व्यवस्था बनाया जा सके, तो इस प्रकार से कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहा था, बहुत सारे देश में शामिल थे। तो क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर कि विधान राष्ट्रसंघ एवं क्या हुआ वहां पर पहला मैंने कि बहुत सारे राष्ट्रों के ऊपर मैंने क्या बात रखा गया कि क्या किया जाए। बहुत सारे देशों का महत्वपूर्ण लोग आए हुए थे वहां पर, नेताओं, तो रखा गया था कि क्या किया जाए। अब आगे इस पर क्या बात रखा जाए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उसको दंड लिया जाए, कितना लिया जाए, किस प्रकार से दंड लिया जाए, किसको कौन सा पद दिया जाए। तो इस प्रकार से मैंने कि बैठा लेते कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। तब क्या हुआ कि सदस्यों की क्या हुआ कि 10 सदस्यों की बैठक हुई, 10 सदस्यों की बैठक हुई और बाकी सारे देश को भगा दिया गया, है ना, भगा देंगे कि इसको साड़ कर दिया गया, जाने दो इसको किनार करो, भाई किनार तुम दूर रहो, तुम्हारा से मतलब नहीं है। अब क्या हुआ, 10 लोगों क्या हुआ, इसमें से कौन कौन थे महत्वपूर्ण, वो इंग्लैंड था, अमेरिका था, इटली था, जापान था, समझ आया बात, और फ्रांस। तो क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर कि इन सारे देशों को बुलाया गया, उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। महत्वपूर्ण देशों के बाद जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, यूएसए था, 5 देश महत्वपूर्ण, 10 सदस्यों की बैठक में, तो उसमें भी रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। खुल करके कि ये हाँ इसका परिणाम ये होना चाहिए, यहां तक सही है, यहां तक गलत है, इसका भी परिणाम नहीं निकला। अब क्या किया कि 4, है ना, तो बड़े 4 सदस्यों में कि बिग 4 के नाम से जाना जाता है, तो बड़े 4 सदस्यों की बैठक की गई वहां पर। तो उसमें से मैंने कि यह बात निकल के सामने आ रहा था। तो बड़े 4 सदस्यों में से दोस्तों कौन कौन था, ये बात इंपॉर्टेंट है ना। तो इंपॉर्टेंट ये था कि विल्सन मैंने कि अमेरिका राष्ट्रपति था,
और दोस्तों लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, क्लेमेंसो फ्रांस का राष्ट्रपति था, और हमारा जो था ऑरलैंडो इटली का राष्ट्रपति था। अब क्या हुआ कि फ्रांस और इटली में बनता नहीं था, तो फ्रांस के राष्ट्रपति क्लेमेंसो ने क्या हुआ कि कला अंतरिक्ष बनने के बहुत दिनों के बाद क्या हुआ कि बातों बातों में उलझ गए, तो इटली का राष्ट्रपति जो था ऑरलैंडो उस सदस्य छोड़ भाग गया। बट नहीं रहेंगे यहाँ पर, कुछ बोलता रहता है, मेरे जीते नहीं क्या, हम जीतने वाले प्रदेश में है। तो यही बदला मिला यहाँ पर। तो क्या हुआ 1949 में जाकर क्या हुआ कि धुरी हट के चला गया। जो इटली जो है वो धुरी राष्ट्र की ओर चला गया, क्योंकि वहां पर परेशानी समय में उसको को वैल्यू नहीं दे रहा था। मतलब बैठे मैंने कुछ वैल्यू नहीं है। अब मैंने कि ऊपर से बोला भी जाएगा हमको, बट नहीं रहेंगे यहाँ पर, भागते हैं, भाग गए। ले फ्रांस क्या करे, फ्रांस को चले जाने दो। अब तीन महीने के लोग वहां पर मिल करके अमेरिका और फ्रांस और कौन, ब्रिटेन का राष्ट्रपति, जो वहां पर उस समय कौन थे, इंग्लैंड का लॉर्ड जॉर्ज थे, ये तीनों मिल करके ही फैसला को लिया गया था। इसी को हम कहते हैं पेरिस शांति सम्मेलन। और कितना किससे दंड लिया जाए, कौन सा क्षेत्र किसको प्रदान किया जाए, इस प्रकार से वहां पर यह निर्णय लिया गया था, जो 1919 में मार्च तक जाकर के यह सम्मेलन को खींचा गया। देख रहे हैं, जनवरी शुरुआत हो, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक लंबा सा की बैठक चला, सम्मेलन चला। इसलिए वजह जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1919 की घटना, इसको जानना चाहिए प्रत्येक लोगों की। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया, क्या कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, वह पॉइंट जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर छापें। और क्या नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में छापें। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।